के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक सीटों के भाग्य का होगा फैसला। राजधानी में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। कलेक्ट्रेट में तैयारी की गई पूरी। पूर्वी यूपी में आज हीट वेव, पश्चिम में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर आपको बताते हैं। आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। 88 सीटों के रण पर आज मतदान हो रहा है और जनता इस लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं बिहार की 4 ऐसी सीटें हैं जहां गर्मी के चलते शाम 7 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 17% और सबसे कम महाराष्ट्र में 7.45% वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी और 2019 में सेकेंड फेज की सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इसमें 1097 पुरुष हैं, 100 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें कि एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर से है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं आज से यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों के सियासी भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। इस दूसरे चरण के मतदान पर क्या बोले हैं सियासी दिग्गज, आइए आपको सुनाते हैं। गर्मी भी वोटर्स को मतदान करने से ना रोक पाए, जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे। यह अवसर हर 5 वर्ष के बाद आता है और आइए बड़ी संख्या में मतदान करें ताकि अपने देश को और आगे ले जाने का काम करें। इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। तो ये लोकतंत्र की पद्धति और प्रणाली का एक हिस्सा है और विशेषकर जिस संगठन का कि हम सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, वहां तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती ही नहीं है। हम सब
भारत के नागरिक हैं, किसी और नागरिक की तरह हमारे दायित्व जिम्मेवारियां बदलती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन उसी प्रकार करना है जिस प्रकार, और यही हमारे शिक्षण प्रशिक्षण का हिस्सा भी है। फर्स्ट फेज में Please exercise your right. It is your right to ensure that you get a government and people who will represent you. बट ऑपोजिशन हैज बीन अटैकिंग कि ईवीएम जो है वो सही नहीं होती है, गड़बड़ी होती है, तभी 400 पार का नारा। Somebody has to give a proof. It is very good to say. I mean, shall we say what happened in Karnataka and Telangana when somebody else won? मतदान केंद्रों में भारी भीड़ है और इस बात का प्रचार है परिवर्तन लोग चाहते हैं। शादी की सीजन है, गर्मी बेहद है, उसके बावजूद भी लोग सुबह सुबह ही मतदान के लिए निकले हैं, तो उसका अर्थ है कि जबरदस्त रुझान है और परिवर्तन दिखाई देता है। मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से ही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले, गर्मी के दिन में जल्दी से निकले और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये चुनाव जो 2024 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। तो हम लोगों का प्रयास यही है इंडिया गठबंधन का कि पूरे देश के पैमाने पर एक बदलाव आना चाहिए, एक तब्दीली आनी चाहिए और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जनता में भी ये उत्साह है और लोगों का विश्वास है कि जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं आएगा तो देश की जो मूल समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान करने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। अभी साथ में है, उनके साथ होने से और भी बढ़ेगा हमारा मार्जिन ना, यही है। योगी मोदी जी की जोड़ी की वजह से ही हम लोग जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हम जो चाह रहे थे यहाँ पे काम करना, वो सारा काम इसलिए हुआ कि उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, योगी जी ने सपोर्ट किया, मोदी जी ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, अभी और भी डेवलपमेंट होगा उनके मदद से। और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं। इस बीच अमरोहा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर अमरोहा में मतदान स्थल पर पहुंचा है दूल्हा। तो अमरोहा से खबर, जहां पर मतदान स्थल पर पहुंचा दूल्हा। मतदान करके दूल्हा बारात लेकर रवाना हुआ। नौगावा सादत के गांव अलीपुर का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर है, मतदान स्थल पर पहुंचा है दूल्हा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दूल्हा बोला पहले मतदान फिर दुल्हन। मतदान करके दूल्हा बारात लेकर रवाना हुआ। नौगावा सादात के गांव अलीपुर कलां का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर, मतदान स्थल पर पहुंचा दूल्हा। दूल्हा बोला पहले मतदान फिर दुल्हन। मतदान करके दूल्हा बारात को लेकर रवाना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नौगावा सादात के गांव अलीपुर कला का ये पूरा मामला है। अहम जानकारी अमरोहा से खबर, मतदान स्थल पर पहुंचा दूल्हा और दूल्हा बोला कि पहले मतदान फिर दुल्हन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर नौगावा सादात के गांव अलीपुर कला का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा से खबर, मतदान स्थल पर पहुंचा दूल्हा और दूल्हे ने कहा कि पहले मतदान फिर दुल्हन। मतदान करके दूल्हा बारात लेकर रवाना हुआ है। जेपी सिंह। आपकी शादी आज? हाँ जी। आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आज वोट डाला मैंने, बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। तो कहाँ जा रही बारात आपकी? अकबरपुर पट्टी, अमरोहा के पास। क्या कहना चाहेंगे आप मतदाताओं से? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोग। क्या नाम आपका? जे देखने को मिली है। यहाँ पर एक दूल्हा पहुंचा है जिसने साफ तौर पर कहा कि पहले मतदान उसके बाद दुल्हन, और मतदान करने के बाद ये शख्स, ये दूल्हा
अपनी बारात लेकर दुल्हन के साथ यहां से रवाना हुआ है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक दूल्हा वोट डालने के लिए पहुंचा और वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित नजर आया है ये दूल्हा। लोकसभा के चुनाव में मतदान को लेकर युवाओं के अलावा बुजुर्गों में भी अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोनी विधानसभा के गांव टीला शाहबाजपुर में रामचंद्र आर्य, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, जो कि अस्पताल में आईसीयू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती हैं, छाती में चोट लगने के चलते गंभीर अवस्था में हैं। उन्होंने अपने परिवार और अस्पताल प्रबंधन से मतदान की अपील करते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में मतदान करना है। अस्पताल प्रबंधन ने रामचंद्र की आयु और शारीरिक समस्याओं को देखते हुए छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अपने जोखिम पर मतदान करने की अनुमति ली। रामचंद्र आर्य अस्पताल से सीधे मतदान स्थल पहुंचे और मतदान कर वापस अस्पताल में इलाज के लिए गए हैं। मौजूद हूं गांव टीला शहबाजपुर के मतदान केंद्र पर, जहां पर लगभग 80 वर्षीय वृद्ध रामचंद्र जी अस्पताल से पहुंचे, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वो हॉस्पिटल से सीधा मतदान के लिए पहुंचे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको अस्पताल से सीधे मतदान केंद्र पर आइए? मैंने मतदान करना अपना फर्ज समझा और मैं वहाँ से प्रार्थना करके उनसे अधिकारियों से आया हूँ। आप अस्पताल में भर्ती थे, क्या समस्या है आपको? मेरे को छाती में चोट लगी हुई है, छाती में दर्द है, पैर सूजे हुए हैं घुटनों तक और समस्या चलना फिरने में दुबर हूँ। तो रामचंद्र जी, आपने जीवन में बहुत सारे मतदान किए होंगे, यदि एक मतदान आप नहीं करते तो क्या समस्या आपको आ जाती? लेकिन इसमें मतदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी की सरकार है और मैं चाहता हूं कि मोदी की सरकार बनी रहे। तो अभी आप कहां पर जाएंगे? अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, सीधा सिरिया हॉस्पिटल, शिव चौक। हाँ जी। तो वापसी आप अस्पताल जाएंगे और अस्पताल से आए हैं, तो क्या अस्पताल प्रबंधन ने आपको अनुमति दी? ऐसे हालात थे कि आप वोट डालने आ सकते थे? उन्होंने हमसे लिखवा लिया, मेरे बेटे से अपना आधार कार्ड और सारा आइडेंटिफिकेशन लेके, और अपनी जिम्मेदारी पर लाए वो। यानी कि अस्पताल ने इस पर हाई रिस्क आपको रखा है, खतरा मानते हुए आपको अपनी जिम्मेदारी पर नहीं भेजा? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर नहीं भेजा, हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है और हमने प्रॉमिस किया कि 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ गांव टीला शहबाजपुर के रामचंद्र जी, जो सीधा अस्पताल से पहुंचे हैं। और इनके जज्बे की बात करें, इनके इस उत्साह की बात करें, आईसीयू में भर्ती होने के बावजूद सीधा वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं और मतदान केंद्र से अब वो सीधा अस्पताल जाएंगे, जहां पर उन्हें फिर अस्पताल प्रबंधन इनका इलाज कराएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, इस मतदान को लेकर जो उत्साह है, जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं देखने के लायक है। और इस उत्साह और जुनून को हम भी सलाम करते हैं और के न्यूज़ की तरफ से इनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि देश हित के लिए ये मतदान करने के लिए अस्पताल से निकलकर अपने घर यहाँ मतदान केंद्र तक आए और वहाँ यहाँ से फिर ये दोबारा अस्पताल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस जिस तरह से जिला प्रशासन की बात करें या स्थानीय युवाओं की बात करें, जिन्होंने इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों की या प्रशासनिक अधिकारियों की अपील भी काम आ रही। वहीं मतदाताओं का जो जुनून है, जो जोश है, या कहा जा सकता है कि जो देश हित की बात करते हैं और देश हित में मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बड़े शहरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की कतार देखने को मिली और इस दौरान नामी शहरों ने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने हसन जिले में अपने बूथ पर जाकर वोट डाला है। तो वहीं आपको बता दें कि त्रिवेंद्रम में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर ने वोट डाला है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एमपी के खजुराहो में अपने गांव गढ़ा में बूथ पर जाकर वोट डाला है।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव जारी है। इस दौरान 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गज नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और संत भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केरल में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 6 दिग्गजों की तस्वीरें हैं। अलग अलग तस्वीरें इन्फोसिस का हिस्सा रहे। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मोहन दास पई ने बेंगलुरु में वोट डाला है। तो वहीं बेंगलुरु में आपको बता दें कि सुधा मूर्ति ने भी बेंगलुरु में मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु में मतदान किया। साउथ के एक्टर प्रकाश राज भी पहुंचे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने भी केरल के उडुपी में मतदान किया है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3, त्रिपुरा में 1, जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आम लोगों के साथ ही खास लोग भी मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्गज चेहरों की बात तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पूरे परिवार के साथ जोधपुर में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची है। केसी वेणुगोपाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और सीपी जोशी ने भी मतदान किया है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर में वोट की चोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है और 3 बज चुका है। मतदान प्रतिशत भी सामने आया। हम देख पा रहे हैं कि आज लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू मेरठ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुनील मालविया भोपाल से है, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से है, अभिनय उपाध्याय हमारे साथ मथुरा से हैं, शीरप चौधरी अमरोहा से हैं। सबसे पहले अनिल का रुख करेंगे बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर में कई सीटों पर मतदान के बहिष्कार की भी बात सामने आई थी। कई जगहों पर लोग नहीं पहुंच रहे थे। फिलहाल अब आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है, तो ऐसे में क्या अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में मतदान को लेकर कई जगह बहिष्कार की बात आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों ने जो हाथ पैर फूल गए थे, जब खबर लगातार प्रकाशित की जा रही तो उसको लेकर अधिकारी पहुंचे थे, जो मतदाता उनके लिए आश्वासन दिया, लेकिन उसके आश्वासन के बाद भी कहीं जो मतदाताओं की जो स्थिति है, कहीं 15 वोट पड़ी थी, जो 1000 वोट थी, उनमें से करीब 2-3 घंटे बाद फिर मतदान बंद हो गया और उसके बाद फिर अधिकारियों को हड़कंप मच गया। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की बात करें तो मतदान की स्थिति लगातार कम दिखाई दी है। और अगर बात की जाए, अगर जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही थी, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, तो उसको देखते कहीं ना कहीं हम बात कहते हैं जो जनपद बुलंदशहर मतदाता कहीं ना कहीं जागरूक कम हो पाए हुए, क्योंकि जो मतदाताओं का जो अधिकांश कहना है, उनका कहना है कि प्रत्याशियों के बीच में न आने की वजह से कारण ही मतदाता वोट डालने के लिए कम निकल रहे हैं। और अधिकांश गर्मी की अगर बात की है तो इस वक्त गर्मी का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गर्मी के कारण भी कुछ मतदाताओं को वोट डालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, मेरे साथ बहुत ही विकलांग व्यक्ति है, वो मेरे साथ मौजूद है। देखिए, उनसे हम बात करते हैं। वो देखिए, वो अपने इस रिक्शा पे बैठकर वोट डालने जा रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा, अभी ये बताइए, आप काफी परेशान हैं और फिर भी आप मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है? वोट का पर्चा डालने भी चाहिए और कम से कम अच्छे लोग, सरकार अच्छी होगा, उसको भला भी करना चाहिए। अच्छा, विकलांगों को किस तरह की सरकार चाहिए? आपको किस तरह की सरकार चाहिए? जो किस तरह के, क्या मुद्दा है आपका जो वोट डालने का? हमारा मुद्दा क्या है, हम तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है, गरीबों को जो साथ देवे, सबसे बड़ी बात। अच्छा, कारण क्या है? सारी बात है, वो गरीबों को साथ देती है, हजारों मकान बना दिए गरीबों को, जो आज तो आप वोट डालने जा रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या जो जरूरत पड़ी, जो आप विकलांग, इतने विकलांग होते हुए भी वोट डाले? आपने पहले भी वोट काफी डाली होंगी। योगी मोदी जी को
देखिए कहीं ना कहीं विकलांगों में काफी उत्साह है। देखिए मेरे साथ एक और मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं दादा से। ये भी दादा वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और देखिए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार करीब अब इस वक्त 3:30 बजने वाले हैं, और आखिरकार वोट से निकल कर अब घर से आए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। और आज गर्मी काफी पड़ रही है, इसी वजह से दरअसल में मतदाता अभी कम निकल रहा है वोट डालने के लिए। और जैसे जैसे गर्मी कम होती जाएगी तो मतदान होगा और वोटर निकलेगा घर से वोट डालने के लिए। हम अच्छा, स्थिति देखी जा रही है, बूथ तमाम खाली पड़े हुए हैं, आखिरकार ऐसी क्या समस्या है जो जिसकी वजह से मतदाता बहुत कम निकल पाए? बड़ी बात तो ये है कि फसल का काम चल रहा है, और यही एक फसल का काम होता है, सबसे बड़ी बात है। और किसान, युवा, सभी लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और खेतों से निपट के वो मतदान के लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, गर्मी बहुत है जी, गर्मी की वजह से मतदाता नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, अब किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? किन मुद्दों को, यानी मुद्दे क्या रहेंगे आपके जो वोट करने जा रहे हैं आप लोग? मुद्दे तो हमारे यही है साहब, सरकार जो भी बने, कोई भी सरकार हो, बेरोजगारों के लिए रोजगार होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा केवल रोजगार का रहेगा जी, रोजगार होना चाहिए। और मेन मुद्दा हमारा रोजगार पे ही है। अच्छा, युवाओं को देखा जाए तो युवाओं कुछ ज्यादातर मतदाता बूथों पर कम दिखाई दे रहे हैं। युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। युवाओं का जो कहना है, उनका कहना ये है कि जो लगातार पेपर आउट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, उसको लेकर युवा, जैसे अभी यूपी भर्ती कैंसिल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर युवा जो जिस तरह से कम दिखाई दे रहे हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है जी। युवाओं में भी दरअसल में थोड़ा सा साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिल, आपके पास वापस लौटेंगे। कुलदीप पंडित हमारे साथ में, हमारे संवाददाता बागपत से जुड़े हुए। कुलदीप, बागपत से क्या अपडेट है? 3 बजे तक कितना मतदान हो सका है और कैसा रुख अभी नजर आ रहा है मतदाताओं को? कितनी भीड़ कतारों में देखने को मिल रही है बूथों पर? कुलदीप, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है पहले तो। जी बिल्कुल, 3 बजे तक का जो अभी सूचना विभाग ने जो सरकारी आंकड़े दिए हैं उसमें 42.90% अब तक मतदान हो चुका है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगा दी गई थी, और इसके साथ साथ जो मतदाता थे, मतदाताओं के अंदर भी काफी उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि 11 से 12 बजे का जो समय था, बहुत तेज धूप थी, उसमें हालांकि मतदान कम प्रतिशत में आया था, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा से जो मतदाता है वो मतदाता बूथ पर जा रहे हैं और अब अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अन्य संवाददाता भी हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हैं। अमरोहा से शीरप चौधरी हमारे साथ में है। शीरप का रुख करेंगे, शीरप चौधरी के पास चलते हैं। शीरप, अमरोहा में हमने देखा गजब का उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिला है। एक दूल्हा अपनी बारात को ले जाने से पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचा है। उसने साफ तौर पर कहा कि पहले मतदान फिर दुल्हन। अनम्यूट कीजिए शीरप। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में आज सुबह से 7 बजे जब से मतदान शुरू हुआ था, जब से ही मतदाताओं में पूरी तरह से उत्साह और जोश नजर आ रहा था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लगभग 1 बजे 40% कुछ यहाँ का मतदान हो चुका है। अभी 3:30 बजे है, लगभग यहाँ का 47% जो है अब तक मतदान हो चुका है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को देख रहा है। और यहाँ से जो डीआईजी मुरादाबाद रेंज है वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, जगह जगह पे, बड़ी जगहों पे, अमरोहा में जैसे नगर पालिका है और अलग अलग जगहों पे। अगर बात की जाए यहाँ से जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी हैं, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं अव्यवस्था हो रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस तरह के तमाम निरीक्षण जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो यहाँ पे पिछली दफा जो यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली यहाँ से सांसद रहे, 2019 से 24 तक उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कार्यकाल में वो अपने लोगों के बीच में नहीं आए, और लोगों के बीच में न आने की वजह से उनका काफी पूरी जनपद अमरोहा में उनका विरोध देखने को मिला। अगर इस बार की बात की जाए, तो इस बार जो है गठबंधन के प्रत्याशी के सामने मुजाहिद चौधरी जो कि बसपा प्रत्याशी है, और एनडीए के प्रत्याशी तो कंवर सिंह तंवर हैं। कंवर सिंह तंवर एनडीए प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी और कुंवर दानिश अली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसे आंकड़े आ रहे हैं उससे यही लगता है कि जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। और अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम मतदाता वो दोनों तरफ जा रहा है, गठबंधन को भी जा रहा है
और बसपा प्रत्याशी की तरफ भी जा रहा है। और अगर मतदान की बात की जाए तो लगभग 6 बजे तक ये मतदान चलेगा, उसके बाद में मतदान बंद हो जाएगा। तो जहां तक अभी परसेंटेज की बात है तो अभी 10-12% और बढ़ सकता है चुनाव। बिल्कुल शीरब, आपके पास लौटेंगे। अन्य जगहों से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अभिनय उपाध्याय मथुरा से जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। अभिनय, मथुरा में क्या अपडेट है? हेमा मालिनी इस बार चुनावी मैदान में है, दिग्गज हैं और इसके साथ ही बॉलीवुड से उनका एक बड़ा लगाव रहा है, इसके पहले भी वो यहाँ से सांसद रही हैं। कितना उत्साह आम लोगों में आज मतदान को लेकर दिखाया और हेमा मालिनी को किस तरीके से यहाँ पर जब गई तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, आज क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दे दिख रहे हैं वोट के दौरान? जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में लोग जो है, जो वोटर हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग सुबह से ही, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, तभी से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे ही दोपहर हुई तो कुछ परसेंटेज जरूर कम हुई है क्योंकि कड़ाके की धूप पड़ रही है, ऐसे में जो मतदाता है वो कम निकल रहे हैं। मगर अगर बात करें परसेंटेज की तो दोपहर के 1 बजे तक 32.69% जो परसेंटेज पहुंच गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% तक जो है मतदान हो जाएगा शाम तक, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। और तमाम अगर जिले की बात करें तो तमाम गांव ऐसे हैं, तमाम विकास खंडों के आसपास के राया विकास खंड के 3 गांव ऐसे हैं और कई विकास खंडों के गांव ऐसे हैं जहाँ पे वोट बहिष्कार किया गया है। और क्योंकि उनकी जो जन समस्या है वो उन जन समस्याओं को लेकर उन्होंने वोट बहिष्कार किया है, जिसके चलते कई जगह जो गोवर्धन का जो कोमड़ी गांव है वहां पे तेजवी जो सांसद हैं वो भी पहुंचे हैं और काफी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो अभी वहां वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जो गाँव हैं वो अभी ऐसे हैं जो कि विकास से अछूते हैं और विकास को लेकर ही उन्होंने वोटों का बहिष्कार किया है। अगर समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण है मथुरा में, भाजपा और कांग्रेस और बसपा तीनों ही दमकल जोर से पूरे मैदान में उतर रहे हैं। और स्टार प्रचारक अगर बात करें हेमा मालिनी की तो हेमा मालिनी की ग्रामीण इलाकों में विरोध भी दिख रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि सांसद नजर नहीं आती है, स्थानीय इलाकों में पहुंचती नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कई अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचा है, लेकिन किस पर विश्वास दिखाता है खैर तो नतीजों के साफ स्पष्ट होगा। सुनील मालविया रुक कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ में बने हुए। सुनील, मध्य प्रदेश में भी आज वोटिंग हो रही है, क्या कुछ माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? काफी अहम सीटें हैं इस बार, हमने देखा सुबह धीरेन्द्र शास्त्री भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तब खजुराहो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें वो पहले भी कहते आए हैं, आज भी उस दौरान वैसी ही बातें की है। कितना माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? जी देखिए, बिल्कुल आज मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीटें वहां पर 1,62,64,432 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे अहम जो मुद्दा है इस बार मध्य प्रदेश में अगर देखा जा रहा है और अगर देश में देखा जा रहा है, सबसे पहले हिंदुत्व का मुद्दा है। और बड़े जो मुद्दे हैं, राम मंदिर है, राम मंदिर हमने बनवाया है तो ये, और अगर बात किया जो खजुराहो सीट की, एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और दमोह लोकसभा जो सीट है वो भी एक प्रभावी सीट है, पहले वहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रह चुके हैं और अब लोधी उनके जो लोधी है, तरुण लोधी, वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे। एक बड़ी जो 2 सीट है, ये 2 से 3 केंद्रीय मंत्रियों के दाव पर, 2 केंद्रीय मंत्रियों के दाव पर ये सीट लगी हुई है। और इसके बाद बात जाए सुरक्षा इंतजाम की तो जो निर्वाचन आयोग का जो है मतदान केंद्र, बिल्कुल सुनील, साफ तौर पर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजू का रुख कर लेते हैं, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजू, मेरठ में क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा 26 लाख से अधिक मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदाता है। लगभग 47.60% जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने जो मत है उसका प्रयोग करने में लगे हुए हैं। अभी मात्र 3 बजे है और 3 बजे तक का ही जो सूचना विभाग की तरफ से आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है, यानी कि 47.60% अब तक जो मतदान है वो मेरठ हापुड़ लोकसभा की सीट पर हो चुका है। बिल्कुल राजू, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में अलग अलग जगहों से संवाददाता बने हुए, लेकिन इसी बीच मथुरा से सांसद हेमा मालिनी क्या कहने सुनाते हैं? बने लगे, बूथ एजेंट भी नहीं बने, सर हर जगह केवल लगे हुए, सर भी नहीं है। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि 10 साल तक
देश का गरीबों का पैसा मोदी लूट करे और 26 लोगों को दे दिया है वो पैसा। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये क्या किसने क्या लूटा अभी पब्लिक को मालूम है ना, जनता को एकदम साफ मालूम है कौन लूट रहा है। तो मोदी जी के भी लूटेंगे क्या? मोदी जी तो सब लेके दे रहे हैं सब लोगों को, तो हमारे मोदी जी के ऊपर। तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई और दूसरे चरण के तहत आज 88 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। काफी उत्साहित आम जनता आज वोटिंग को लेकर नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बात करेंगे दूसरे चरण की 88 सीट का रण आज है और शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उनको जवाब देना होगा और नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया पित्रोदा के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताते हुए कहा कि पित्रोदा ने भी उसको व्यक्तिगत बताया था और कांग्रेस को उसको झूठ बताया। सैम पित्रोदा मैंने पहले स्पष्ट किया कि सामान्य कांग्रेस के नेता नहीं है, वो गुरु हैं राहुल गांधी जी के। अब तो जब देश में विरोध हुआ तो कांग्रेस ने बचने का रास्ता ढूंढा है, लेकिन उनका हिडन एजेंडा जनता के सामने आ गया है। धन्यवाद। आइए, सभी नाश्ते पे आमंत्रित हैं। ये ले लो। मुझे भी और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और सीधे आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, ऑपरेशन के बाद युवा का आया मतदान केंद्र, चलने में असमर्थ फिर भी किया मतदान। जिला प्रशासन ने युवाओं से की अपील, जिला प्रशासन की अपील से युवाओं में उत्साह। गाजियाबाद से खबर, ऑपरेशन के बाद युवा का आया मतदान केंद्र, चलने में असमर्थ फिर भी किया मतदान। जिला प्रशासन की अपील से युवाओं में उत्साह। गाजियाबाद से खबर, ऑपरेशन के बाद युवा का आया मतदान केंद्र, चलने में असमर्थ फिर भी किया मतदान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है? मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और ऐसे में ऑपरेशन के बाद एक युवक मतदान केंद्र पहुंचा। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो लगातार प्रयास किए थे इस बार के मतदान को प्रतिशत बढ़ाना है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद लोकसभा के लोनी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर टीला शहबाजपुर गांव का निवासी नीरज, जिसके अभी कुछ दिनों पहले ही एक दुर्घटना में पैर के हड्डी टूटी थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था। हालांकि डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पर इस युवक को पूरी तरह से आराम करने की सलाह देते हुए कहा था कि उन्हें किसी भी तरह पैर पर दबाव नहीं डालना है, ना ही इन्हें उठना है। लेकिन फिर भी चुनाव की प्रक्रिया में मतदान में भाग लेने के लिए युवक अपने सहयोगी के साथ मतदान केंद्र पहुंचा और मतदान किया। हालांकि परिवार से जो लोग थे उन लोगों ने कई बार इस युवक को समझाने की कोशिश की कि पैर में चोट लगने की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, आपको आराम करना चाहिए, आप मतदान कभी भी कर सकते हैं, फिर आएंगे तो। लेकिन ठीक है जयवीर, वापस बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बता दें कि ऑपरेशन के बाद युवा का आया मतदान केंद्र। और अब आपको ले चलते हैं बिहार के मुंगेर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पर काम होगा, ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा
मोड़े है संतुष्टिकरण। हरेक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी। हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी। और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमने गरीबों के पक्के घर बनाए, वो भी माताओं बहनों के नाम किए। लेकिन इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर लगा रहा है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वो देश भर में, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है। हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं। और स्त्री धन तो हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। यानी आप अपनी पूरी संपत्ति, आज तो आपके पास जो भी है, मरते समय आप अपने बच्चों को दे देते हैं। कोई लिख करके जाता है या मरने के बाद उनके बच्चों को मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेके आई है, कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। यानी आपके पास गांव में 4 कमरों का घर है,
तो आपके बाद आपकी संतान को 4 कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, उसमें से 2 कमरे वो हड़प कर लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 बीघा जमीन आप वारसे में, विरासत में अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। 5 बीघा जमीन आपको बच्चों को देनी है, 5 बीघा सरकार में जमा करनी है। ऐसा भयानक विचार लेकर के ये इंडी गठबंधन के लोग आए हैं। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का, भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की दूसरी योजना तो और भी खतरनाक है, और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आम्बेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां हैं, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। जो अब संविधान का उनका
बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, कहा था हमारे जवानों की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारे भारतीय जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों की माद में घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किए थे। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, जान बचा करके भागना पड़ा था वहां पर पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ऐसे ही विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हर घर नल की योजना, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उनके समय में भ्रष्टाचार था, गरीब के हक पे डकैती पड़ती थी। और आज आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को तो आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, हमारा विधायक या हमारा पदाधिकारी या कोई पीड़ित स्वयं मुझे पत्र लिख देता है, तो मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में हम सीधे पैसा भेज देते हैं, उसके उपचार की व्यवस्था करवा देते हैं। क्योंकि हम चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं देते हैं। हमारा तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। बहनों और भाइयों, जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमने तो जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य माना है। लोग अपने परिवार के लिए कमाते होंगे और हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता और मोदी जी के लिए 140 करोड़ की जनता ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी खुशहाली, यही हम लोगों का जीवन का ध्येय है और उसी के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को आपने देखा होगा कि 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए हैं और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस चाहती तो वो भी कर सकती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ किया कुछ नहीं, वहीं आपने वर्तमान में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके घोषणा पत्र को देखा होगा। अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे, तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे।
और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पे कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठी, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आप कोई हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि ऐसा कर देंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 14 के बीच में, इन्होंने ऐसे प्रयास किए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लिए, उस पर इन्होंने सेंध लगाने का काम किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी गठित की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने कहा था पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में 6% मुसलमानों को देने की बात उसने कही थी। और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था ना, गरीब कहां जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे? लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, इंडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश बना है जिसको पूरी दुनिया में जिसकी पहुंच है, दुनिया में जिसके बारे में अच्छी धारणा बनी है। लोग भारत को सम्मान दे रहे हैं और इस सम्मान का कारण है मोदी जी जहां कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं आज के दिन पर पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। ये स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं लगता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे? और संभल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।